बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और आज इस केस की समाअत थी और इस केस की समाअत जो है वो 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। 20 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए, 18 पे जरा मुकम्मल हो चुकी है और अब जो है ये लग रहा है कि ये केस फाइनल राउंड में है और आइंदा चंद दिनों में इस केस का फैसला भी आ सकता है। इस केस में ये केस क्या है, नैब ने ये केस बनाया था जो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक घड़ी का तोहफा दिया था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। उन्हें 7.5 करोड़ मालियत की घड़ी का इल्ज़ाम है कि ये घड़ी की कीमत जो है वो 7.5 करोड़ थी, लेकिन उसकी मालियत जो है वो 59 लाख लगाई गई थी। ये केस है और इस केस का भी लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में फैसला आ सकता है। इस पर बात करेंगे और फिर अडाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की जो बहन है अलीमा खान, उनसे सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है कि वो सवालात का जवाब नहीं देती, अपनी मर्जी के साथ सवालात लेती हैं, लेकिन जो सवाल किए जाते हैं उनका जवाब नहीं मिलता। इस पर बात होगी। फिर हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है बड़े अहम दौरा पर अमेरिका पहुंचे हैं और उन्होंने UNGA में शरीक होना है, अपनी स्पीच करेंगे और उसके बाद लंदन आएंगे और लंदन में एक अहम इजलास में भी शरीक होंगे। नवाज शरीफ भी वहाँ पे मौजूद होंगे और जो मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी है वो भी वहाँ पहुँचेगी और इस इजलास में ये बताया जा रहा है कि इंतहाई अहम मामलात पे गुफ्तगू होगी और कुछ फैसले भी मुतवक्किल हैं। जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसके बाद जो है सूरत काफ़ी चेंज हो रही है और इतलात ये आ रही हैं कि कई दीगर अरब ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। ये सारी इस तमाम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शुबैला राना साहब है, आपका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और डॉक्टर हुमायूं महमद साहब जो हैं आपका तल्लुक तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब बताइएगा, शुरू करते हैं तोशाखाना 2 केस से। जो है वो बताया जा रहा है कि ये केस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, क्या तवक्कुआत सर आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर आप लॉ को सामने रखें ना, लॉ में एक टर्म होती है कि अगर एक केस हुआ है, लेट्स से अब मैं कहता हूं कि डॉक्टर हुमायूं के ऊपर अल-फलाह बैंक की चोरी का इल्जाम है, इसके अंदर इन्होंने जाके चोरी की थी, बैंक के अंदर चोरी की थी अल-फलाह की, और उसके अंदर मुझे सजा हो जाती है। उसके बाद जब उसके ऊपर फर्दर जाता है तो वो पता चलता है कि ये केस गलत है, तो मुझे वो केस को खत्म कर दिया जाता है और मुझे उसमें आजादी मिल जाती है। सो दैट इज तोशाखाना 1। अब उसके बाद आ जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी, अल-फलाह बैंक के अंदर जो गुलदान था वो भी डॉक्टर हुमायूं ने चोरी किया है। ठीक है। बेसिकली आप एक ही केस के अंदर मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर मुख्तलिफ केसेस नहीं कर सकते हो। ये बेसिक एक जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उसके तहत ये होता है कि आप इस तरह नहीं कर सकते हो। तो अभी अच्छा, नंबर 2, इनके अंदर जो गवाह हैं उनमें से एक गवाह जो है वो इनाम शाह की बात कर रहे हैं आप? इनाम शाह और ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, उनका भाई जो है, उसका इनाम शाह का भाई जो है जहांगीर तरीन के साथ काम करता है। इनाम शाह आज भी जहांगीर तरीन के जो फ्लैट है या जो है सुनने में आया है वहां पे रहता है और वो करता है, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो तो बड़ा खास आदमी था जी, बनी गाला का। हम भी काफी दफा उनसे मिले थे वहां पे बनी गाला में। सर मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। उनका खास आदमी वो जहांगीर तरीन साहब ने अपना बंदा इमरान खान को कहा था कि ये आपके घर, ये आपके साथ एज वो नहीं होता 2IC या जो भी होता है, जो आपको और पर्सनल सेक्रेटरी थे, ये आपके साथ होगा और ये मेरा बंदा है, ये आपके साथ होगा। तो अब ऑब्वियसली इमरान खान साहब यही समझते हैं कि यार वो सारे ठीक होंगे। हालांकि मैंने इमरान खान को भी और उनको कहा था कि आप जिस वक्त जहांगीर तरीन को वो अलग हुआ था, मैंने कहा था सबसे पहले इस बंदे को हटा दो, तो उन्होंने कहा था कि जी ये जो अच्छा आदमी है फलाना फलाना फलाना। मैंने कहा जी यही बंदा आपके आस्तीन का सांप निकलेगा। खैर उस बात को छोड़ दें।
हम आ जाते हैं अभी केस के ऊपर। केस में ये है कि जो गवाहन है, इसमें सिंपल सी बात ये है, दो चीजें हैं। एक है कि उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू कम लगी है, ज्यादा लगी है, ये एक प्रोसीजर है। घड़ी लेना, कुछ चीज तोहफा लेना, कम लगा है ज्यादा लगा है, वो अपनी जगह पर है। वो कोई अगर क्राइम है तो वो उन लोगों ने किया है जिन लोगों ने उसकी असेसमेंट किया, या जिन लोगों ने सर फायदा किसको हुआ डॉक्टर साहब? एक मिनट है सर। अच्छा। फायदा को छोड़ दे इसको। अच्छा। फायदा जिसको मर्जी हुआ है, ठीक है। तोशा खाना से हार लेना या तोशा खाना से घड़ी लेना, उस घड़ी को बेचना या हार को बेचना, ये क्राइम नहीं है। अच्छा, क्राइम नहीं है। ठीक है। क्राइम है सिर्फ दो चीजें लेना, एज पर लॉ, एज पर रूल्स, एज पर रेगुलेशन। गाड़ी नहीं ले सकते हो और एंटीक नहीं ले सकते हो, चाहे जो मर्जी हो। ये गाड़ी लेना, 3 बंदों ने क्राइम किया तोशा खाना में। एक आसिफ अली जरदारी 2 गाड़ियां ली हैं, एक मियां नवाज शरीफ 1 गाड़ी लिया है, एक मरियम नवाज 1 गाड़ी ले। इन तीनों ने वैसे इसमें फर्क मुझे जो है ना, चले मैं किसी लीगल एक्सपर्ट से भी बात करूंगा, लेकिन फर्क नहीं लगता कि घड़ी लेना जो है वो क्राइम नहीं है और गाड़ी लेना जो है वो क्राइम है। डॉक्टर साहब सर आप पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा मैं बिल्कुल इसका बिल्कुल ठीक है। सर एक काम कर लें, अपने स्टाफ को अभी कहें प्रोग्राम के दरमियान में तोशा खाना के रूल्स निकाल के आपको बिल्कुल ठीक है। इस पे बैठी है हमारी शुमाइला राना भी बैठी हैं, उसमें नोट से गवर्नमेंट से, इनसे पूछ लेते हैं। शुमाइला, बात हो रही है तोशा खाना 2 केस की, और डॉक्टर साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जो है वो उसकी वैल्यू डिटरमिन करना को जो है वो कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, जो है वो किसको फ़ायदा हुआ किसको नहीं हुआ। तो बात तो ये है कि एट द एंड, जैसे कहते हैं ना कि एंड कंज्यूमर जो है उस तक बात पहुंचती है कि फ़ायदा किसको हुआ। तो केस तो ये है सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने अपनी जो जमात का दिफा करना है वो उन्होंने किया, लेकिन हकायक से थोड़ा सा हटके उन्होंने अपना दिफा किया, जो कि लॉ एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन और तोशा खाना का जो कानून है उस पर भी बात हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो कानून का रुख मोड़ना चाहते हैं कि उनका जैसे दिल चाहे कानून उस तरफ टर्न कर हो जाए, जहाँ पे उनको फ़ायदा हो वो कानून है। वो अगर इनके हक में अदालतें फैसला देती हैं वो अदालतें ठीक हैं, अगर इनके किसी हलके में इनकी जीत होती है तो वहाँ इलेक्शन फेयर होता है। ये चीज़ें तो माजी में इनसे सुनते आ रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि जी गाड़ी जो है लेना तोशा खाना से वो चोरी है, लेकिन अगर कोई कीमती क्राइम है और अगर कोई वहाँ से कोई कीमती घड़ी ले ले या ऐसी नवादरात ले ले तो वो क्राइम नहीं है। अब ये तयन करना होगा मेरे लिए तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एक और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो एक नई चीज़ आई है कि अब क्राइम क्या है इसका तयन तहरीक इंसाफ करेगी कि कल को ये कह दें कि जी इज्जत गैरत के नाम पे जो कत्ल है वो कत्ल नहीं है, ये कह दें क्राइम नहीं है, तो क्या अब हम इनके पीछे लग के उसको क्राइम नहीं कहेंगे? इसी तरह से इनको ये हम अभी भी ये समझा रहे हैं कि ये अपने आप को कानून और आइन के ताबे रखें, और ये पाकिस्तान का कानून है, कोई बनाना रिपब्लिक में ये लोग नहीं बैठे कि जंगलों का कानून होगा यहाँ पे। इन्होंने हर चीज को जो है वो तस्लीम ना करने का जो है ठेका उठा रखा है। तो अब आखिर ये क्यों नहीं कहते कि जी हुई है गलती, नहीं पता था, हो गई, अब माफ करें, अब इससे आगे निकलें, कानून का सामना करें और जो उसकी सजा है उसको वो सर तस्लीम खम करें उसके आगे कानून के सामने। लेकिन उसके अंदर लेम एक्सक्यूजेस, जी ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम है, गाड़ी फलाने ली, 2 बंदे कत्ल कर ले तो मैं क्या कहूँ, तीसरा मुझे भी करने दें। ठीक है, ये तो कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हुई। ठीक है डॉक्टर साहब, चलें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, एक अहम बात ये है, डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह ऑनरेबल हमारे मेंबर हैं, एक बात एक और करनी थी कि ये तो अपने आप को रियासत मदीना कहते थे, ये लोग तो अपने आप को बहुत फ्री एंड फेयर जो है वो अपना वो पेश करते थे लोगों के सामने। तो फिर इनको तोशा खाना से घड़ी लेने की और फिर उसकी असेसमेंट कराई, फिर उसको खरीदा और दुबई गई, फिर वो उमर साहब हैं, शेख उमर हैं, उन्होंने वो घड़ी को खरीदी। तो ये नौबत क्यों आई यहाँ तक
मतलब उस चीज का सौदाबाजी क्यों हुई और हरमैन शरीफैन की तस्वीर लगी हो, वो घड़ी तो कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, चाहे उसकी कीमत कितनी भी मिले। मैं समझती हूँ दुनिया व आखिरत की, मतलब दुनिया की जो भलाई, वो जो दौलत है, दुनिया की दौलत अगर एक तरफ हो और दूसरी तरफ वो घड़ी हो या हरमैन शरीफैन की कोई तस्वीर हो, तो एज ए मुस्लिम मेरा तो खैर ये ना ही ज़मीर इजाजत देता है ना अकीदा कि मैं उसको किसी के आगे बेचता हूँ। चलें शुमाइला, यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की तहरीक का जो है वो काफ़ी शोर है और आगे क्या प्लान है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है उससे मुतल्लिक चीज़ें आ रही हैं कि एक तो अलीमा खान का जो है वो आज बयान सामने आया है कि तोशाखाना 2 केस में भी जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन बरी हो जाएंगे, उन्हें उनसे उनकी तवक्को है। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की तहरीक तो जो है वो शुरू हुई थी और फिर इसे 90 डेज का भी ऐलान किया गया गंडापुर साहब की तरफ से। अब नेक्स्ट क्या है सर, कोई तहरीक, कोई एहतजाज, कोई चीज़ है प्लान में, या वही जो 27 का जलसा है पेशावर में वही होगा? देखिए, मैं अपनी बहन को, जो कि कहती है कि वो लॉ की स्टूडेंट है और वो कहती है कि ये एक एज अ डेमोक्रेट है, अब मैं शायद ये खफा ना हो जाए मेरी बात से, हर जगह पे लाइक नालायक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा, तोशाखाना के रूल्स, आपके हक में कोई बात करे तो वो लायक है, और जो आपको जो बात आपको जवाब दे आप उसको नालायक कहें, ये वतीरा है आप लोगों का। ये सर आप सेनेटर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, आप अपनी आप को पहले तो अपनी आप पहले अल्फाज की दुरुस्तगी करें, उसके बाद आप बात करें। आपने लाइक बाइक होने का ठेका लिया हुआ है यहाँ पे, आपके बारे में आपकी बातें मानते जाएं, आपको ठीक कहते जाएं, आप लोगों की बातों पे आमीन कहते जाएं, वो बात ठीक है। अगर आपसे डिफर करना मेरा बुनियादी हक है, मैं आपके नजरियात से डिफर कर सकती हूँ। सुन ले शुमाइला, सुन ले आपकी बात। उनके साथ प्रोग्राम करना, आप उनके साथ कर ले, मैं हट जाता हूँ। नहीं ठीक है आप डॉक्टर साहब करें, आप बात करें। बताया कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है आपकी बात आ गई। अच्छा पर्सनल अटैक ना करें, बस पर्सनल अटैक नहीं होगा जी। डॉक्टर साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें। देखिए मेरी बात सुने, मैंने क्या इनका नाम लिया? मैंने भी आपका नाम नहीं लिया। तो मैं तो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे लाइक नालायक लोग होते हैं। मैं तो हर जगह पे कह रहा हूँ, हर जगह पे लाइक नालायक लोग होते हैं। मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक हैं या नालायक हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आगे बढ़े डॉक्टर साहब, छोड़ दें कानून और आइन का। मैंने कब कहा है कि आप एक मिनट ठहर जाए ना, चलो मैं नालायक सही, लेकिन सुन ले मेरी बात। जी। इस तरह है कि रूल कहता है कि आप तोशाखाना से जो भी तोहफा आपको मिलता है जो पुराना था, मैं 2024 का रिवाइज नहीं बात कर रहा हूं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। वो रूल कहता है कि जो आपको मिलता है उसका 15% आप जमा करा दें। ये 2018 वाला, ठीक है। 15% है आप जमा कराएं और वो चीज अपने पास रख लें। इसमें 2 एग्जेम्पशंस है। एग्जेम्पशन का मतलब है इन चीजों के ऊपर यह कानून लागू नहीं होता कि आप अपने पास रख सकते हैं। वो एग्जेम्पशन क्या है? एंटीक का मतलब समझना चाहिए। एंटीक किसे कहते हैं? एंटीक किसी तस्वीर बनी हुई चीज को नहीं कहते। एंटीक वो होती है जिसके ऊपर एक टाइम गुजर गया होता है, जो आज से 100 साल पुरानी होती है, 200 साल पुरानी होती है, 300 साल पुरानी। डॉक्टर साहब मैं मेरी छोटी सी मेरी अर्ज सुन ले। एक मिनट ठहर जाए ना, एक मिनट ठहर जाए। आप मेरी अर्ज सुने। आप मेरी अर्ज आप कर लें। एंटीक के डेफिनेशन सुन ले पहले। एंटीक उसे कहते हैं जो पुरानी चीज होती है, जिसका हिस्ट्री के साथ ताल्लुक होता है, जिसका आज मैंने चीज बनाई है उसके ऊपर मैं बेहतरीन चीजें लगा लूंगा, वो दुनिया में अनमोल होगी, वो अकेली चीज होगी, लेकिन वो एंटीक। ये घड़ी भी अकेली थी वैसे, इसके साथ की घड़ी तो नहीं आती हो ना, वो एंटीक में नहीं आता, वो एंटीक में नहीं आता। अच्छा। दूसरी चीज जो एग्जेम्पशन है वो है गाड़ी। किसी किस्म की गाड़ी, कार, व्हीकल,
किसी किस्म की, वो एग्जम्पशन है। इन दो के ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होते, ये आप नहीं ले सकते, ये आपने जमा ही रखना होता है। बाकी आप कुछ चीज ले सकते हैं, अब उसके बाद उसके ऊपर मॉरल या एथिकल वैल्यूज आ सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ क्राइम। आप कह सकते हैं कि ये गलत थी, आप कह सकते हैं कि अनएथिकल थी, आप कह सकते हैं ये मॉरल नहीं थी, लेकिन वो क्राइम नहीं है। सजा आपको क्राइम की मिलती है। डॉक्टर साहब आगे बढ़े इससे। मैं तहरीक की बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ की तहरीक के मतलब बता दें क्या प्लान हैं। तहरीक इंसाफ की जो तहरीक चल रही है वो आपको साथ साथ पता चल रही है, क्या आपको साथ साथ पता चल रही है। चलें शुमैला, अभी एज ऑफ टुडे हम लोगों का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है कि जब आप समझते हैं कि हालात खराब हो रहे हैं, मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, तो आप लोग अजान देते हो। तो वो मुझे है वैसे आपके मुल्क के साथ तो लोग सिर्फ एग्रीमेंट कर रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप हालात खराब कर रहे हैं। शुमैला, लंदन में जो है वो इजलास होने जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर UNGA में शिरकत करने के बाद भी वहाँ पहुँचेंगे। क्या खबरें हैं, क्या एजेंडा है? नवाज शरीफ साहब क्या जो है वो इजलास की क्या थोड़ा सा बताइएगा तफसील ज़रा। देखिए, हमारे लिए सबसे पहले तो ये फ़ख्र की बात है, और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी कौम के लिए, कि पाकिस्तान की जो एक दिफाई मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, और फ़लस्तीन को एक जो मुमलिकत के तौर पे एक मुल्क के तौर पे दूसरे कनाडा, लंदन और इन लोगों ने तस्लीम किया है उसकी आज़ाद रियासत को, जी फ़लस्तीन तो फ़लस्तीन की रियासत को, तो उसके लिए जो आवाज़, जो तवाना आवाज़ पाकिस्तान की तरफ से उठाई गई थी, उस मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। उसके बाद ये देखिए कि पाकिस्तान के साथ जो दफाई मुआहदा हुआ है, इससे तो पाकिस्तान की जो पेशा वराना महारत है उन बड़ा मुआहदा हुआ है, उसके आपको नताइज, उसकी आपको तरजीहात, और उसमें इसमें एक नेटो का एक वो है ना, जिसमें एक मुल्क पे हमला हो तो फिर जिसके साथ आपका मुआहदा होता है उसमें भी कंसिडर होता है, तो उसके अंदर एक शिक है, उसकी अब रिटर्न मुआहदा जो सामने आया है वो चीज उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर पार्टी की क़यादत जो है, पार्टी के जो अमूर हैं उन पर भी बात होगी, और ये इंटरनेशनल रजीम के बारे में भी इसके ऊपर गुफ्तगू। ठीक है डॉक्टर साहब, वही बात आ जाती है सर कि तहरीक इंसाफ की चाहे कोई तहरीक हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन जब सियासी जमातें बैठती हैं तो फिर ही बात आगे बढ़ती है। कोई बार बार ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ को डायलॉग की दावत देते हैं, मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं बैठती। देखिए, तहरीक इंसाफ दो वजूहात से नहीं बैठती। एक, जब मैं सीरियस हूंगा मुज़ाकरात के लिए तो मेरे एक्शंस वुड बी लाउडर देन माई वर्ड्स, मीन्स कि मैं कर रहा हूंगा उससे जाहिर हो रहा होगा कि मैं सीरियस हूं। मैं मिसाल देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि आए, मैं और आप, मेरे और आपके एक लेट्स से एक प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा है, और हम कहते हैं आओ मिल के इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या मेरी है। तो हम एग्री करते हैं कि हम लोग आके इसके ऊपर बैठक करते हैं और आपस में बात करते हैं, लेकिन जिस दौरान में मैं और आप बैठना चाहते हैं, मैं उस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द एक दीवार खींचना शुरू कर देता हूं। आप मुझे बात बताएं, इससे क्या आपको जाहिर होगा? क्या मैं आपके साथ सीरियस हूं बातचीत करने में, या मैं आपको धोखा दे रहा हूं? आप मुझे बात बता दें कि क्या होगा ताकि मैं अगली बात कर सकूं। धोखा लगेगा कि नहीं लगेगा? डॉक्टर साहब, ये तो जो है वो समझने की बात है। अगर वो कोई धोखा समझेगा तो धोखा समझेगा, अगर उसको कोई पॉजिटिव सेंस में लेता है तो पॉजिटिव लेगा। सर ये तो डिपेंड करता है ना। आपकी और मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक झगड़ा है, मैं और आप मिल के उस प्रॉपर्टी के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने बंदे भिजवा के उसके इर्द गिर्द दीवार खड़ी करना चाह रहा हूं। आप मुझे ये बात बताएं कि इसको दुनिया क्या लेगी? इसको दुनिया लेगी कि ये आदमी से बातचीत करने के बहाने ये प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रहा है, क्योंकि जिस दिन मेरी दीवार बन जाएगी वो कब्जा मेरा हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गई बात? अब अगर आप इसको किसी और तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देखते हैं तो आपको सलाम है मेरा, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं देखती। ठीक है, जब हम
आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये पीछे से हमारे लोगों के ऊपर नाजायज केसेस कर रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। जब हम इनसे बातचीत कर रहे हैं तो ये दो नंबर आप सर ये चाहते हैं कि जब कोई बातचीत हो तो सारे केस रुक जाएं, कोर्ट्स भी जो है वो रुक जाएं, अपना काम छोड़ दें? सर इस तरह है कि दो चीजें होती हैं। मैंने कोर्ट केस की तो बात ही नहीं की ना, मैंने कोर्ट केस की बात नहीं की। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। इस वक्त एक पॉलिटिकल केसेस हो रहे हैं। मैं मिसाल दे देता हूं कि एक कोर्ट है, वो कोर्ट 3 गवाहों को बिल्कुल रद्द कर देता है, जो सरगोदा केस को कोर्ट है। वो कहता है ये 3 गवाह झूठे हैं। अच्छा, वो 3 गवाह में से एक गवाह तो कहता है मैं तो गवाही नहीं आता। अगले 2 गवाह जो हैं वो आपको मियांवाली, लाहौर में जाके और फैसलाबाद में जाके गवाही देते हैं। तो वहां का जो जज है वो कहते हैं कि यार इसकी गवाही में आधा हिस्सा सच है और आधा हिस्सा झूठ है। इन 5 बंदों के जो नाम लिए ये गलत है, ये 5 बंदे अपनी जगह पर नहीं थे जहां ये बता रहे हैं। अच्छा। लेकिन इन 10 बंदों के जो नाम ले रहा है ये 10 बंदे वाकई सही हैं। तो वो जज कहता है कि इसकी आधी गवाही सच है और आधी गवाही झूठ है, लेकिन वो उनकी गवाही अब मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल ये है सर कि आपने सरगोदा की जज की तो मिसाल दे दी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, जो नैब कोर्ट फैसला करती है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करती है, वो भी सही करती है? सर आप मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के जो पुराना कोर्ट था, जो जेन्युइन कोर्ट था, उसने कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि वो जेन्युइन कोर्ट था, ये जेन्युइन नहीं है। ठीक है, हम 26वीं तरमीम से बने हुए इस पपेट कोर्ट को तो नहीं मानते ना। उसका हिस्सा है, समझते हैं कि सर जी उसका हिस्सा है, तहरीके इंसाफ उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा है सर। नहीं सर, नहीं वो नहीं है, तहरीके इंसाफ नहीं था उसका हिस्सा, सॉरी नहीं उसका हिस्सा है सर। जुडिशल कमीशन जो बना था, जिसकी तशील हुई थी, आपके 2 मेंबर उसमें नहीं बैठे, उन लोगों ने बॉयकॉट किया था। अब आगे सुन लीजिए, वो कोर्ट ने ये कहा था, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, जो काजी फायज ईसा, जो ना काजी था ना फायज हुआ और ना वो ईसा की तरह सच्चा था, उसने कहा, इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाईजान आपने मेरे जजमेंट पे कैसे पता कर लिया कि इनको आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्वालीफाई करना, ये नहीं हो सकते। उसकी बेसिस पे एक जजमेंट आई, उस जजमेंट में से 13 में से 11 जजेस कहते हैं कि ये सीटें हैं पीटीआई की, इनको मिलेगा कैसे? उस मिलने के उसमें मैं शुमाइला से जवाब ले लूं सर, अगर आप कहें तो। आपकी जो वही बात हो रही है कि डायलॉग इसलिए नहीं हो रहे कि आप कब्जा करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ की दीवार पे, प्रॉपर्टी पे, उसके बगैर जो है वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मिसाल दे रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब मोहतरम है, उनकी एक अपनी राय है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जमात का मौक़िफ़ बयान करना है और अपनी लीडर को जो है वो डिफेंड भी करना है, लेकिन दुनिया उनकी नज़र से नहीं देखती, हम उस नज़र से नहीं देखते। हो सकता है मैं अगर बात करूँ वो शायद उस नज़र से ना देख पाएँ। हमें क्या ज़रूरत है इनकी जमात के ऊपर कब्जा करने की, या हमें क्या ज़रूरत है, आप हमें बताएं कि इनकी जमात की आज जो हालात हैं उसकी एक मेन वजह यह है कि इन्होंने पुरानी जो एक बॉटल है उसके ऊपर नया रैप लगा के मार्केट में मुतारिफ कराने की कोशिश की थी। इन्होंने पीपल्स पार्टी से इधर उधर के जो लोग थे, इनके जो अपने लोग हैं ना, ये बात चाहे सेनेटर साहब हैं वो उस बात को भी शायद अंदर से तस्लीम करें कि इनकी जमात का जो डाउनफॉल आया है उसकी रीजन ये है कि इनका जो हकीकी कारकुन था ना, जिन्होंने इनके साथ 22 साल से जो है वो खड़े रहे हैं, वो लोग भी इनसे नाराज हैं क्योंकि इन्होंने इधर उधर के लोगों को ओबलाइज कर दिया। अब जब वो ओबलाइज कर दिया, उनकी नालायकी से आज ये लोग अंदर हैं। ये किसी को ना तो ये है कि किसी एस्टैब्लिशमेंट को वो दोष दे सकते हैं, ना पीएमएलएन को दे सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी को दे सकते हैं। इनकी अपने ही लोगों की नालायकियां हैं जिन्होंने यहां तक लेकर आए हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि देखिए इन्होंने एक ऐसी जमात को चूज किया जिसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी, जो कि एक पार्लिमानी जमात ही नहीं थी। अब देखें ये अब इनको पीएमएलएन ने कहा था या पीपल्स पार्टी ने कहा था, ये तो डायलॉग होना चाहिए, इनके आपस की बात है। दूसरी बात यह है कि जब इनके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, हम इस चीज को तस्लीम करते हैं, इनके साथ बिल्कुल बैठना चाहिए और इनको भी लॉ के मुताबिक जो है वो अपने मुतालबात मानने जो है वो रखने चाहिए। शुक्रिया आपका। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका की और UNGA इजलास की बात होगी कि जारी बात है। अब ये UNGA इजलास इसलिए बड़ा अहम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। पाकिस्तान मार्का हक जो है वो जीतने के बाद जो है वो UNGA में जा रहा है और जो है वो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। हमें ज्वाइन किया है मुनीर अकरम साहब ने, आप साबिक़ मंदूब हैं पाकिस्तान के UNO में, उनसे बात करने जा रहे हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर सारी सूरत हाल आपके सामने है। अगर आप कतर हमला को देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट देखें और अब इजलास देखें UNGA का, तो कितना इंपॉर्टेंट है सर ये इजलास और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो एक लाउड एंड बड़ा क्लियर मैसेज होगा वहाँ पे सर। जी, ये इजलास अहम है क्योंकि ये 80th एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशंस की। दुनिया पूरी मेरे ख्याल में टर्मोइल में है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों में, और यूनाइटेड नेशंस की चैलेंज है, उसको पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, उसकी एक्टिविटीज इफेक्ट हो रही हैं। तो इसमें पाकिस्तान का अहम रोल है। हमने हर वक्त यूनाइटेड नेशंस चार्टर को और जो यूनाइटेड नेशंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया है और मुझे कोई शक नहीं है कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो अपना मौजू जब पेश करेगा तो उसमें यूनाइटेड नेशंस की मल्टीलैटरलिज्म की हिमायत होगी और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जारी है, दूसरा फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के सामने है, यूक्रेन की जंग है, सूडान में जंग है। तो पाकिस्तान की जो हमारी व्यूज़ होंगी, हमारी प्रपोजल्स होंगी, वो इंशाल्लाह एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगी इस इजलास में। सर आप देख रहे हैं कि कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। काफ़ी जो है ममालिक अब फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं और इससे कोई मसला फ़लस्तीन मसला जो है इसका गाज़ा की सूरत हाल पे कोई असर पड़ेगा सर? जैसे इजराइल जो है वो अमेरिका के कहने के बावजूद जो है और ये उनकी बात नहीं किसी की मानने को तैयार, अपने हमले जारी रखता है, वहाँ पे जो है वो नस्लकुशी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है सर। जी बिल्कुल। इजराइल को रोकने के लिए मेरे ख्याल में जो अरब और इस्लामी दुनिया है उन्होंने कोई इफेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। ये रिकग्निशन जो है वो अपनी जगह पर अहम है क्योंकि इससे पूरी दुनिया जाहिर करती है कि फ़लस्तीनियन स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है अमन के लिए उस खित्ते में। पर इजरायली उसको नहीं मानते हैं और उनकी रिएक्शन नेगेटिव है और वो कुछ एनेक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उनको रोकने की ज़रूरत है, इजराइल के ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत है और उसमें अरब और इस्लामी दुनिया है, उनका बहुत अहम रोल होना चाहिए इजराइलीज़ के ख़िलाफ़ उनको रोकने के लिए। और जो अरब और इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने कौमी मुत्तहदा में कुछ मेजर्स लेनी है, कलेक्टिव मेजर्स प्रमोट करनी है इजराइल के ख़िलाफ़। और दूसरी चीज़ अमेरिका के ऊपर भी हमने प्रेशर डालना है कि वो, क्योंकि अमेरिका ही है एक वाहिद मुल्क जो इजराइल को रोक सकता है। ठीक है, लेकिन वो उसकी बात भी तो मानने को तैयार नहीं सर। जो अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ कोई इतलात ही आ रही हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है किसकी बात नहीं मान रहा है, पर ट्रंप साहब के पास और अमेरिका के पास सब लीवर्स जी, उसके पास ऐसे टूल्स हैं कि वो अपनी बात मनवा सकता है। भी वही दे रहे हैं जी जी, इजराइल को पैसा भी वही देते हैं। तो इजराइल को रोकने के लिए अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है मुनीर साहब, जो मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और अमेरिकी प्रेसिडेंट की, कलेक्टिव सर उसे बड़ा अहम करार दिया जा रहा है इस मुलाकात को सर। जी मुनीर साहब, मुझे आपको आवाज आ रही है सर मेरी? नहीं है कि वो मुलाकात अभी कंफर्म हो गई जी है नहीं या सॉरी मैं सुन नहीं आपको। ठीक है मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जो है वो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये बड़ी अहमियत का अमल है सर। थोड़ा सा बताइएगा कि इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत जो है वो क्या हो सकता है, इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है, और ये भी इतलात आ रही हैं कि जो बाकी अरब कंट्रीज हैं वो भी इस एग्रीमेंट में या पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। जी देखिए, ये एग्रीमेंट जो हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, ये दो तरफा एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट पे डिस्कशंस बहुत महीनों से जारी थी। ठीक। और इस एग्रीमेंट के तहत मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को फायदा होगा। अभी जब तक जहां तक कि ये पूरे खित्ते में ये बढ़ सकती है, वो मेरे ख्याल में अभी तक उस पर बहुत मुज़ाकरात की जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक है सर, मुज़ाकरात की जरूरत है। मुनीर साहब वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके टाइम का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।